अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में हूं यासिर और आप देख रहे हैं रिपेयर से मैन्युफैक्चरिंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हमारे पास एक इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन रिपेयर होने के लिए आई है जिसका मॉडल ARC 315 है, यानी 315 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन है। वैसे तो ये इसकी फेक मार्किंग है, एक्चुअल में इसकी मैक्सिमम 120 एम्पेयर जो करंट होता है इसका 120 एम्पेयर तक ही होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इसको चेक किया इसका फुल शॉर्ट सर्किट आ रहा है। जैसे कि हमने इसको टेस्टिंग लैंप के ऊपर लगाया, टेस्टिंग लैंप फुल ऑन हो रहा है और यहाँ से स्मोक वगैरह भी आ रहा है। तो सबसे पहले हमने इसकी जो PCB है बॉडी से इसको बाहर निकाल देना है। इसको साफ़ करके अच्छी तरीके से टेस्ट कर लेना है कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारी वीडियोस के मुतालिक जो भी आपकी कीमती राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड, PCB को हमने हल्का सा साफ़ भी कर दिया है ताकि हमें कोई फायदे नज़र आए। जी, तो इसका एक तो ये मेन टर्मिनल जला हुआ है, दूसरा ये जो इसकी IGBT है ये बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। तो यकीनन ये दूसरी IGBT है ये भी ख़राब हो गई होगी, क्योंकि ये दोनों अमूमन एक साथ शॉर्ट होती हैं। फिर भी हम एहतियातन इसको चेक कर लेते हैं। वैसे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्म ये शॉर्ट ही होगी। ये भी शॉर्ट सर्किट शो कर रही है। ऐसे एक IGBT शॉर्ट होने का बहुत कम ही चांसेस होता है, क्योंकि अमूमन ये दोनों ही शॉर्ट हो जाती हैं। लेकिन बाई चांस अगर एक शॉर्ट हो जाए तो उस सूरत में जो फ्रंट के ऊपर एक वार्निंग लाइट है वो ऑन हो जाती है, उसमें दूसरी IGBT बच जाती है। अब हमने IGBT को हीट सिंक के समेत निकालना है, क्योंकि हमने ये सेंटर वाली जो ड्राइव है इसको टेस्ट करना है। इसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि IGBT डैमेज है। यकीनन इसकी जो ड्राइव है वो भी डैमेज हो गई होगी, उसकी रजिस्टर वगैरह जल गई होंगी। तो अब हमने ड्राइव को रिपेयर करने के लिए ये जो दूसरा हीट सिंक है उसको भी निकालना पड़ा है, और उसको निकालने के लिए हमने ये कैपेसिटर जो मेन कैपेसिटर है उसको भी निकालना पड़ा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें फ्रेंड, ये दो रजिस्टर लगी हुई हैं, एक 5 ओम की है, एक 20 ओम की है। इन दोनों को आपने अच्छी तरीके से लाजमी चेक करना है और दोनों साइडों पे आपने चेक करना है, यानी दोनों IGBT की जो ड्राइव है उनको अलग अलग तरीके से आपने चेक करना है। ये अगर देखने में सही हो तो भी आप इसको लाजमी चेक करें। बाज़ औक़ात इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाती है या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये बाद में IGBT को डैमेज करती रहती है। तो यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, ये यहाँ पर SS16 SS14 ये दोनों डायोड लगा सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेंच फील्ड IGBT है तो उसमें ज़्यादा बेहतर है कि आप SS14 लगाएं। ये फास्ट रिकवरी डायोड होता है, इसकी रीडिंग तकरीबन मीटर के ऊपर 200 के इर्द गिर्द आती है। कुछ लोग इसको ख़राब समझ के तब्दील कर देते हैं, हालांकि इसकी रीडिंग आनी ही इतनी चाहिए। और अगर आपके पास SMD में अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह 5819 भी लगा सकते हैं। वो भी सिक्योरिटी डायोड है, फास्ट रिकवरी, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी में काम करता है। और ये 5819 जो डायोड है जो इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको पुराने मोबाइल चार्जर से भी मिल सकता है। और याद रहे यहाँ पे फास्ट रिकवरी ही डायोड आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा IN4007 या इससे रिलेटेड कोई भी डायोड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ड्राइव हमारी ओके हो चुकी है। अब हमने इसकी वोल्टेज चेक कर लेनी है ताकि दोनों साइडों पे इक्वल बराबर बन रही है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें फ्रेंड, 5.1 वोल्टेज हमारे पास आ रही है। ये ड्राइव वोल्टेज है। यहाँ पे एक्चुअल वोल्टेज 15 है, लेकिन ये जो मल्टीमीटर है ये हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज को एक्चुअल रीड नहीं कर सकते। तो अब हमने नीडल्स को घुमा के चेक करना है। यहाँ पे भी डिफरेंट आता है, लेकिन याद रहे कि दोनों साइडों पे वोल्टेज हर सूरत में बराबर होनी चाहिए। अब हमने जो IGBTs के जो पॉइंट्स हैं उनको डिसोल्ड कर लेना है ताकि हम इजीली इसमें IGBTs को इंस्टॉल कर सकें। और अगर दोनों साइडों पे वोल्टेज बराबर नहीं आ रही है, यानी इक्वल नहीं आ रही, तो उसमें अमूमन यह होता है कि इसके साइड में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि नॉर्मली अगर प्लास्टिक मटेरियल में जो डब्बी में एक बना हुआ आता है 103 यानी 100 वोल्टेज में आता है, ये 10 NF का कैपेसिटर है। तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये इसमें SMD लगे हुए हैं, तो SMD भी आप लगा सकते हैं। अगर SMD आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 103 पुराने किसी भी बोर्ड से निकाल के आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको चेक करना ज़रूरी है, उसकी वैल्यू वीक ना हो। छोटे कैपेसिटर में अक्सर ये बहुत मसला आता है कि इसकी वैल्यू वीक हो जाती है, और यहाँ पे अगर एक साइड पे कैपेसिटर की वैल्यू वीक हो जाएगी, दूसरे पे सही होगी,
तो जो आउटपुट में ड्राइव पे जो वोल्टेज बनेगी वो इक्वल नहीं रहेगी। तो उस सूरत में ये होगा कि हो सकता है एक IGBT जिसके ऊपर कैपेसिटर ख़राब है वो ख़राब हो जाए। अगर एक IGBT ख़राब होगी तो दूसरे को भी ख़राब कर देगी। तो इसीलिए ड्राइव को आपने 100% ओके करना है, उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क ना रहे। ये मीटर जो है ये भले एक्चुअल वोल्टेज को रीड ना कर सके, एक्चुअल वोल्टेज शो ना करे, लेकिन हमें ये कम से कम ज़रूर बता देता है कि दोनों साइडों पे वोल्टेज बराबर बन रही है। और इसके अलावा अच्छी क्वालिटी के जो मल्टीमीटर हैं वो सही वोल्टेज भी रीड करते हैं, भले कितनी भी फ्रीक्वेंसी में हो। तो यहाँ पे 50 किलो हर्ट्ज़ के इर्द गिर्द फ्रीक्वेंसी रहती है। अब डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी में मशीन को डिज़ाइन कर रहा है। ये बात आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेनी है कि कोई भी कंपोनेंट इंस्टॉल करते वक्त उसको अच्छे तरीके से आपने सोल्व करना है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इस साइड पे अच्छी तरीके से सोल्व नहीं हुए। तो ये अमूमन जब हम IGBTs को रिमूव कर रहे होते हैं तो उस दौरान अमूमन ऐसा होता है कि जो सेंटर में प्रिंट है वो डैमेज हो जाता है। तो हम दूसरी साइड से सोल्डिंग नहीं करते, जिसकी वजह से लूजिंग हो जाती है। लूजिंग से भी कंपोनेंट जल सकते हैं। तो दोनों साइडों से आपने अच्छे तरीके से इसको सोल्ड कर लेना है। एक IGBT को हमने अच्छे तरीके से सोल्ड कर लिया है। अब दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि यहाँ से भी कुछ थोड़ी सी लूजिंग है, इसको भी हम अच्छे तरीके से सोल्ड कर लेंगे। सोल्डरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी तरीके से सोल्डरिंग हो चुकी है। अब हमने फालतू जो पेन है ये काट देनी है। अभी यहाँ पे एक मेन कैपेसिटर लगाना बाकी है, लेकिन हम एक कैपेसिटर से ही इसको टेस्ट कर सकते हैं, बाद में हम दूसरा भी इंस्टॉल कर देंगे। तो मल्टीमीटर को हमने DC वोल्टेज पे सेट कर लेना है, ताकि हमने इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमने चेक करनी है। तो PCB को हमने ऑन कर लिया है। अब सप्लाई के शोर से महसूस हो रहा है कि वो ऑन हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट वोल्टेज में भी 71 वोल्टेज आ रहे हैं। और वैसे भी अभी इस पर लोड नहीं है, इसीलिए ये और वोल्टेज शो करती हैं। जब इस पर इलेक्ट्रोड का लोड पड़ता है तब ये तकरीबन 30 वोल्टेज के बाकी रह जाते हैं। और वैसे भी इसमें ये जो 24 वोल्टेज पावर सप्लाई है अभी इस पर भी लोड नहीं है। फ़ैन का लोड इस पर पड़ेगा तब भी इसके वैसे ही वोल्टेज कम हो जाएंगे। PCB को हमने बॉडी में रीइंस्टॉल कर लिया है। अब हमने जो जो कनेक्शन रिमूव किए थे सेम उसी तरह हमने दोबारा उनको कनेक्शन कर लेना है। और ये जो हम अभी कनेक्शन कर रहे हैं याद रहे कि इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है, क्योंकि ये जो मेन जो करंट है उसका आउटपुट है। अगर ये पॉइंट लूज़ रहेगा तो यहाँ से हाई करंट फ्लो करने की वजह से हीट जनरेट होगी, और अगर यहाँ पे फालतू हीट जनरेट होगी तो इससे हीट सिंक का टेम्परेचर बढ़ेगा और जिससे डायोड डैमेज हो सकते हैं। इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है। और बाकी भी तमाम PCB की फ़िटिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि ये पोर्टेबल मशीन है, इसीलिए मूवमेंट के दौरान कोई भी चीज़ अगर इसमें खुल जाए तो नुकसान कर सकती है। अब हम इसमें जो मेन कैपेसिटर जो रह गया था वो भी हम लगा देते हैं। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब आपने रिपेयरिंग कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद आपने करंट को ज़रूर सेट करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो पुरानी मशीनें हो जाती हैं उसमें नमी वगैरह लगने की वजह से या किसी सूरत में इसकी जो सेटिंग होती है, करंट की जो सेटिंग होती है जो कंपनी ने की हुई होती है वो चेंज हो जाती है। तो उस सूरत में इसका करंट ओवर हो जाता है, जबकि इस मशीन का मैक्सिमम करंट है 120 एम्पेयर। तो ये अगर 140 एम्पेयर देगी तो ये कुछ ही दिनों में जल जाएगी। तो इस वजह से इसका मैक्सिमम करंट आप बेशक 110 रखें, 100 रखें, लेकिन 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मार्किंग जो है वो भले कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इससे जो मैक्सिमम हम करंट ले सकते हैं आपने वही इसमें सेटिंग करनी है। और ये केबल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर केबल की लेंथ ज़्यादा है तो उसमें भी अमूमन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिससे करंट कम हो जाता है। तो जो वेल्डर की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप केबल लगाएं और उसके हिसाब से आप करंट उसको एडजस्ट करके दें। तो इंशाल्लाह कभी भी ओवर करंट की वजह से मशीन डैमेज नहीं होगी। ओवर करंट से मतलब ये है कि आपने जो बाहर जो वॉल्यूम लगा हुआ है उसको आपने फुल खोल लेना है। आप जैसे ही उसको फुल खोल लेंगे 120 एम्पेयर से ज़्यादा उसका करंट पास नहीं होना चाहिए, और वो आपने एडजस्टमेंट करनी है। जो ये सामने जहाँ पे मैं केबल लगा रहा हूँ इसके बराबर में एक ब्लू कलर की पोटेंशियोमीटर लगी हुई हैं। तो वेरिएबल आप कह सकते हैं, पोटेंशियोमीटर कह सकते हैं, आपने इससे एडजस्ट करनी है। ये एक करंट मीटर की होगी और एक वॉल्यूम की होगी।
तो फ्रेंड्स वेल्डिंग मशीन हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं सेम पहले की तरह जैसे कि नई मशीन थी सेम उसी तरह ये बिल्कुल सारा डिस्प्ले वगैरह शो कर रही है। ये इसका शो पीस है, इसका कोई मकसद ही नहीं है। ये सिर्फ कस्टमर को धोखा देने के लिए कि इसमें एक्स्ट्रा फंक्शन है ताकि इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाए, बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। ये इसका करंट वॉल्यूम है, जबकि दूसरा का आप देखें यहाँ पीछे कोई कनेक्शन ही नहीं लगे हुए, इसमें लगे हुए हैं करंट के और उसका कुछ भी नहीं लगा हुआ। फाइनली इसकी वोल्टेज चेक कर लेनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इसके ऊपर फ़ैन का लोड पड़ेगा तो इसकी वोल्टेज कम हो जाएगी, क्योंकि उससे उस वक़्त 24 वोल्टेज ये वाली जो पावर सप्लाई है इसके ऊपर लोड नहीं था। अब हम टेस्टिंग लैंप के ऊपर ही हम इसको अभी टेस्ट कर लेंगे ताकि खुदा न खास्ता अगर IGBT शॉर्ट हो जाए, किसी किस्म का कोई मसला हो तो PCB डैमेज ना हो। वॉल्यूम को हमने कम कर लेना है और हल्का सा इस तरह से पाक देकर इसको चेक कर लेना है। तो मशीन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुकी है। अब हमने फाइनली इसका वेल्डिंग का टेस्ट कर लेना है और दूसरी बात यह है कि वॉल्यूम को अप डाउन करके हमने करंट को चेक कर